इस वीडियो में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग और बड़ा ही एक चौंकाने वाली चीज़ आपसे ओसीडी के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसके बारे में ऑब्वियसली चर्चा तो नहीं की जाती और डॉक्टरों से आप ये चीज़ शायद ही कभी सुने। पर्सनली आपने थेरेपी ली हो तो शायद डॉक्टर आपसे ये बात एक्सप्रेस कर दें, पर आमतौर पर जब ओसीडी के इलाज की चर्चा की जाती है तो यही कहा जाता है कि कंपल्जन्स को भगाओ, कंपल्जन्स ही असली कल्प्रिट हैं, गुनहगार हैं, कंपल्जन्स की वजह से ही ओसीडी बना हुआ है। पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कंपल्जन्स आपके लिए ज़रूरी है और क्यों इन्हें बने रहने देना चाहिए। कुछ भी रिएक्ट करने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसे कैसे बोल सकता हूँ मैं, ऐसा कोई रिएक्शन देने से पहले पूरी वीडियो सुनना और समझना कि क्या कहा जा रहा है और ओसीडी के इलाज को लेकर एक थोड़ा नर्म और बेहतर रवैया जो आपको अपनाना चाहिए उस बारे में इस वीडियो में आगे आपसे चर्चा करूँगा। कुछ इंटरेस्टिंग थॉट्स, कुछ इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स दूंगा और उनका एक सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो टाइटल कुछ इस तरह का है कि क्या ओसीडी के कंपल्जन्स बने रहने चाहिए? क्या ओसीडी के कंपल्जन्स को दूर भगाना बेकार का काम है? कुछ नहीं होगा इससे। क्यों सारी दुनिया में सारे पेशेंट्स कंपल्जन्स भगाना चाह रहे हैं? क्यों सारे डॉक्टर्स बोल रहे हैं कंपल्जन प्रिवेंशन करो, ईआरपी करो, रिस्पॉन्स प्रिवेंशन करो, रिचुअल प्रिवेंशन करो ताकि आपका ओसीडी दूर हो जाए। ज़्यादातर लोग जो ईआरपी, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन या रिचुअल प्रिवेंशन सीखते हैं वो पाते हैं कि वो इसे सक्सेसफुली नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके लिए ऑब्सेशन को हटाना बहुत मुश्किल होता है, तो उन्हें मजबूरन कंपल्जन करना पड़ता है। और कंपल्जन एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म होता है जो कि एक अनहेल्दी, मैल एडेप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म है, जिसमें कि एक पेशेंट अपने ऑब्सेशन या ऑब्सेशन से उठने वाली एंग्जाइटी को दूर भगाने के लिए ही ये मैकेनिज्म अपनाता है। ये तरीका, ये जो स्टाइल पेशेंट ने अपनाया है, ये इसीलिए अपनाया है क्योंकि मन में बहुत ज़्यादा इंट्रूसिव थॉट्स आ रही हैं, ऑब्सेशन आ रहा है और उन्हें हटाने के लिए, उनसे उठी हुई एंग्जाइटी को दूर भगाने के लिए एक पेशेंट कंपल्जन करता है। तो कंपल्जन का एक पर्पस है, एक लक्ष्य है, एक रीज़न है। और पेशेंट जब कंपल्जन डेवलप करता है तो वो इसी उम्मीद से डेवलप करता है कि अगर वो ऐसा कर ले तो उसकी एंग्जाइटी दूर होगी, और टेम्परेरी बेसिस पर थोड़ी देर के लिए ही सही एंग्जाइटी दूर होती भी है। तो डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, थेरेपिस्ट क्या कहते हैं, ये जो टेम्परेरी एंग्जाइटी आप रिलीव करते हो, ये आपका ब्रेन लर्न करता है, समझ जाता है कि कंपल्जन करने से एंग्जाइटी दूर भाग रही है, तो एंग्जाइटी से रिलीफ मिलना मतलब प्लेजर आना, और ब्रेन आपका बार बार वो सब करने को कहेगा जिससे प्लेजर आएगा। तो आप धीरे धीरे कंपल्जन्स डेवलप करते हो, ये आदत बन जाती है, एक हैबिट बनती है। और जितनी बार आप ये टेम्परेरी रिलीफ लेने के लिए कंपल्जन करते हो, थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिलता है, पर जितनी बार आप ये कंपल्जन करते हो उतनी ही बार आपका कंपल्जन करने को मन होता है, क्योंकि दिमाग जानता है ये फ़ायदेमंद चीज़ है, तो वो बार बार आपको कहेगा करो 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 इसे। पर आप ओसीडी के साइकिल में उलझ जाते हो। ऑब्सेशन उठा, आपने कंपल्जन किया, थोड़ी देर के लिए आपको एंग्जाइटी में रिलीफ मिला, फिर दोबारा से ऑब्सेशन आ गया। तो इसी साइकिल को तोड़ने के लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि आप कंपल्जन करना बंद कर दो, टेम्परेरी रिलीफ लेना बंद कर दो। अगर आप ये रिलीफ नहीं लोगे तो आप धीरे धीरे अपनी एंग्जाइटी को टॉलरेट करोगे और एक समय ऐसा आएगा जब आपकी एंग्जाइटी अपने आप कम हो जाएगी और आपका कंपल्जन करने का मन भी नहीं होगा और आपका ओसीडी दूर हो जाएगा। यही पूरा आइडिया है, यही पूरी थेरेपी और पूरा जो पूरा टेक्निक होता है, इसका जो प्रिंसिपल, आधार, फंडामेंटल है वो यही है। पर होता क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में, मैक्सिमम पेशेंट्स या तो ओसीडी के ट्रीटमेंट के लिए ईआरपी कर नहीं पाते, डरते हैं करने से। एंग्जाइटी को फेस करना पड़ेगा, टेम्परेरी रिलीफ से बचना पड़ेगा, कंपल्जन नहीं करना, ऐसे में एंग्जाइटी बढ़ेगी, पेशेंट बहुत ज़्यादा डर जाता है। थेरेपिस्ट के क्लिनिक में थोड़ा बहुत कोऑपरेट करके कर भी ले ईआरपी, बट घर पर उससे हो नहीं पाती। ओसीडी ने इतना गहरे में जकड़ बना के रखा होता है कि उसमें ईआरपी कर पाना करीब करीब असंभव हो जाता है। ऐसे में पेशेंट का स्ट्रेस भी बढ़ता है क्योंकि उसका थेरेपी से भरोसा टूटने लगता है, डॉक्टरों से भरोसा टूट जाता है, लगता है कि मेरा ओसीडी तो लाइलाज है, इनक्योरेबल है, दूर होगा नहीं, कभी मैं इससे मुक्त हो नहीं पाऊंगा। तो ऐसे में हताश होकर, डिसअपॉइंट होकर, डिप्रेस होकर एक पेशेंट अपने ओसीडी में उलझा रहता है। क्यों? क्योंकि उसको बार बार ये बात कही गई है कि कंपल्जन भगाओ, कंपल्जन भगाओ। जब तक कंपल्जन भागेगा नहीं, जब तक इसे रोकोगे नहीं, जब तक एंग्जाइटी टॉलरेट नहीं करोगे, तब तक ओसीडी नहीं भागेगा। और इस वजह से ही पेशेंट इतना हताश हो जाता है क्योंकि उसे ये ऑल और नन वाली सिचुएशन लगती है। ऑल और नन का मतलब है या तो करना है या बिल्कुल नहीं करना है। या तो पेशेंट अपनी तरफ से करे जा रहा है, इलाज नहीं ले रहा, या डॉक्टर कह रहे हैं कि मत करो मत करो, रोक दो रोक दो। अब इस ऑल और नन सिचुएशन में पेशेंट इस तरह से फंस जाता है कि वो अपने से लड़ने लगता है, स्ट्रगल करने लगता है, जूझता है
और उसका संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि वो और भी ज़्यादा हारा हुआ महसूस करता है अपने ओसीडी के सामने। तो ऐसे में लगता है मैंने तो थेरेपी ले ली, इतने बड़े डॉक्टर से मैंने बात करी, इतने बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट के डॉक्टर थे, ये इतने बड़े यूट्यूबर थे, इनका कोर्स कर लिया, ये हो गया वो हो गया, मेरा इलाज तो हो नहीं पा रहा, मेरा ओसीडी तो दूर जा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई की, खुद के साथ बहुत स्ट्रगल की, अपने ओसीडी को डिनाई करने की कोशिश की, उसको सप्रेस करने की कोशिश की। क्योंकि जब आप ईआरपी लेने लगते हो, कई बार आप ईआरपी का मैकेनिज्म या तो समझ नहीं पाते या उसे इम्प्लीमेंट करने में आप धीरे धीरे एक ग्रेजुअल प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, और इस वजह से आपके अंदर का संघर्ष इतना बढ़ता है कि आप इस ऑल और नन वाली सिचुएशन में फंस जाते हो, और ऐसे में आप डिसअपॉइंट हो जाते हो। और कई बार तनाव इतना बढ़ता है कि ओसीडी और ज़्यादा हावी हो जाता है थेरेपी लेने के बाद। बहुत से लोग थेरेपी इसीलिए छोड़ देते हैं, ईआरपी और इन ट्रीटमेंट्स की तरफ जाने से ही अपने को दूर कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लास्ट टाइम जब हमने थेरेपी ली थी तो हमारा ओसीडी बढ़ गया था, इस चक्कर में वो ओसीडी का ट्रीटमेंट ही नहीं लेते। तो ये इश्यूज़ आते हैं जिसमें कि प्रैक्टिकल रियल लाइफ में पेशेंट चाहे समझ भी लें ओसीडी के इलाज को, ईआरपी को, पर फिर भी वो पाते हैं कि वो अच्छे से ईआरपी नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाती है और ना चाहते हुए भी उन्हें कंपल्जन करना ही पड़ता है। वो कंपल्जन्स के सामने हार जाते हैं, हथियार डाल देते हैं, और ऐसे में फिर से उसी लेवल पर आ जाते हैं जहां से उन्होंने थेरेपी के पहले शुरू किया था, और वो पाते हैं कि अब उन पर थेरेपी सक्सेसफुल नहीं हुई और अब उनका ओसीडी बढ़ गया। तो यहाँ मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि कंपल्जन्स ज़रूरी है, कंपल्जन्स को मेंटेन किया जा सकता है, और कंपल्जन्स को धीरे धीरे दूर करके एक लंबे समय के बाद इनसे मुक्ति ली जा सकती है। इसी बारे में पूरी ये वीडियो होगी आगे। देखिए, ये बात तो पक्का है कि कंपल्जन से मुक्ति तो लेनी है, क्योंकि कंपल्जन्स दूर हटेंगे, ऑब्सेशंस दूर हटेंगे, धीरे धीरे ओसीडी जाएगा। पर कंपल्जन्स को दूर भगाने के लिए जो कन्विक्शन चाहिए, जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो मोटिवेशन चाहिए, जिसे हम विल पावर कहते हैं, विल पावर चाहिए, उसको डेवलप करने में ही सारा समय जाता है। आपको अपनी हायर थिंकिंग स्किल्स को एक्टिवेट करना है, मतलब आपकी जो हायर कॉग्निटिव स्किल्स हैं, मेटा कॉग्निटिव एबिलिटी है, जिसमें आप खुद पर, अपने सिम्टम्स पर, अपने थॉट प्रोसेस पर रिफ्लेक्ट करना, उनसे कुछ सीखना, समझना, उनके पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना सीखते हो। ये बहुत ही स्लो और बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, और जब तक ये ग्रेजुअल प्रोसेस चलता है, धीरे धीरे आप ओसीडी से जब जूझते हुए आगे बढ़ते हो, धीरे धीरे ही आपका ओसीडी दूर भागता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने थेरेपी लेनी शुरू की, कुछ दिनों का, कुछ सेशंस का, डॉक्टर ने आपको प्रॉमिस कर दिया मैं 15 सेशन में आपका ओसीडी भगा दूंगा, मैं 10 सेशन के अंदर सालों पुराना ओसीडी दूर भगा दूंगी। इस तरह के क्लेम्स में जब आप फंस जाते हो तो आपकी उम्मीदें तो बढ़ती ही हैं, पर उन 10, 15, 20 सेशंस के अंदर आप अपने को इतना फंसा हुआ पाते हो, इतना जल्दबाजी करते हो कि आप शांति से अपने इलाज को ले नहीं पाते, आप अपने ओसीडी को समझ नहीं पाते, आप धीरे धीरे जो इससे बाहर निकलने की प्रक्रिया है उसको फॉलो नहीं कर पाते, और इस वजह से आप पाते हो कि आपका ओसीडी दूर नहीं जा रहा है, भले ही हमने कई सारे सेशंस ले लिए, क्योंकि आप अपने हायर थिंकिंग स्किल्स, कॉग्निटिव, मेटा कॉग्निटिव स्किल्स को एक्टिवेट नहीं कर रहे, आप अपने को पूरा टाइम नहीं दे रहे जिसमें कि आप अपने कंपल्जन से धीरे धीरे बाहर आओ। तो जब तक आपका कंपल्जन पूरी तरह से हटता है तब तक आप कंपल्जन से जूझते तो रहते ही हो, कंपल्जन्स तो रहेंगे। तो होता क्या है कि जब आप डॉक्टर की कोई ये बात सुनते हो किसी थेरेपी के कोर्स में, या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके, या यूट्यूब वीडियो से, कि भाई हमें कंपल्जन नहीं करना, कंपल्जन हटाना है, तो ऐसे में आप एक तरह के डिनाइल से गुजरने लगते हो। एक तरह का डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें आप ऐसा मानने लगते हो कि कुछ भी हो जाए मुझे कंपल्जन नहीं करनी, और ऐसे में आप खुद पर सख्ती रखते हो, खुद के साथ बहुत ही हार्श मैनर में, मतलब सख्ती के साथ बर्ताव करते हो, और अपने कंपल्जन को सप्रेस करने की नीयत से आप उससे लड़ने लगते हो, और इसी वजह से आपका ओसीडी दूर नहीं जा पाता। और कई बार आप थेरेपिस्ट से मिलोगे, थेरेपिस्ट भी बार बार एक ही चीज़ पर एम्फेसाइज करेगा, नहीं कंपल्जन नहीं करनी आपको, ये कंपल्जन क्यों करते हो, इस कंपल्जन को दूर करने के लिए आपको मोटिवेटेड रहना है, तभी आपका ओसीडी दूर जाएगा। पर आप पाते हो कि आपका वो संघर्ष जा नहीं रहा, क्योंकि डॉक्टर की बातें भी उस संघर्ष को बढ़ा देती हैं। और अगर आप YouTube से वीडियो देखते हो, किसी फोरम में जाकर, कहीं वेबसाइट पर या किसी चैट ग्रुप्स पर जाकर कुछ पढ़ते हो, सुनते हो दूसरों की बातें, तो वो भी यही बता रहे हैं कंपल्जन नहीं करनी। तो होता क्या है कि पेशेंट खुद को लेकर और अपनी बीमारी को लेकर, ओसीडी को लेकर एक घृणा से भर जाता है, और यही घृणा, यही डिनाइल उसे ओसीडी से मुक्त नहीं होने देती। तो ज़रूरी है कि हम ओसीडी को लेकर नरमी बरतें, अपने साथ थोड़े कंपैशनेट रहें, अपनी रिकवरी को थोड़ा स्लो बनाएं। बहुत से लोग जो ओसीडी का इलाज लेना शुरू करते हैं, या तो वो शुरुआती स्टेजेस पर हैं, अभी अभी कुछ टाइम पहले ओसीडी हुआ है,
या वो कई सालों से ओसीडी से जूझ रहे हैं, क्रोनिक है उनका ओसीडी, और बहुत से पेशेंट्स में ओसीडी क्रोनिक ही होता है, भले ही वो एक ही टाइप का एक ही थीम का ओसीडी बना रहे या वो बार बार अलग अलग टाइम पर थीम्स उसकी बदलती रहे। पर कई पेशेंट्स ने जब लेट ओसीडी का ट्रीटमेंट लेना शुरू किया होता है तो उम्मीदें तो बढ़ जाती हैं, उम्मीदें तो बहुत हो गई, पर वो अपनी उस रिकवरी को बहुत ही ऑल और नन के फैशन में समझने लगते हैं और लगता है कि बस जल्दी से कुछ करके एकदम से इसे भगा दिया जाएगा और यही तरीका है। और इस चक्कर में कई बार डॉक्टरों के दावों में भी फंस जाते हैं, इलाजों के दावों में फंस जाते हैं और नहीं देख पाते कि कैसे उनको धीरे धीरे ओसीडी को दूर भगाना है। तो पहली चीज़ तो ये आई, खुद के साथ सख्ती नहीं रखनी और खुद के साथ थोड़ा पेशेंस रखना है। अब थेरेपी का तरीका कुछ ऐसा होता है कि डॉक्टर आपको कहता है कि भाई आपको कई तरह के कंपल्जन्स होते होंगे, कई अलग अलग डे टू डे सिचुएशंस में आप कंपल्जन करते होंगे। कुछ कंपल्जन्स में तो आपको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, इमीडिएटली आपको उस एंग्जाइटी को दूर भगाना है, उस ऑब्सेशन को, और कुछ मामलों में आप एंग्जाइटी को टॉलरेट कर सकते हो, इजी है उसे दूर भगाना और थोड़ा आप हल्के फुल्के प्रयासों से उस ऑब्सेशन को या कंपल्जन को दूर भगा सकते हो। तो हर पेशेंट कुछ इस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है कि उसके कुछ कंपल्जन्स को दूर भगाना आसान है, कुछ कंपल्जन्स को दूर भगाना मुश्किल होता है। तो डॉक्टर्स अक्सर क्या कहते हैं, थेरेपिस्ट क्या बोलते हैं कि जो आसान है जिन कंपल्जन्स को दूर भगाना, पहले हम उन पर टारगेट करते हैं, फिर जब धीरे धीरे आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे, आपके अंदर वो क्षमता आएगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी, आप समझ जाओगे, सीख जाओगे कि थेरेपी कैसे करनी है, क्या करना है उसमें, तब आपके लिए मुश्किल वाली कंपल्जन्स को, मतलब जिसमें एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, उनको भी दूर भगाना फिर आसान हो जाएगा, या आप अपनी कन्वीनियंस पे थोड़ा लेटर स्टेज पर भी उस कंपल्जन को भगा सकते हो, क्योंकि तब तक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका हौसला बढ़ेगा, आपको लगेगा कि मैं ओसीडी को दूर भगा सकता हूँ या भगा सकती हूँ। और ओसीडी के पैटर्न्स को समझना, देखना इतना भी मुश्किल नहीं है। तो एक लेवल का कॉन्फिडेंस आने की वजह से आपके अंदर ओसीडी को लेकर एक पॉजिटिविटी आएगी। तो इस तरह से जब हम ओसीडी की थेरेपी को अप्रोच करते हैं तो उसमें कुछ कंपल्जन्स को कुछ समय तक बने रहने देना चाहते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है, थोड़ा टाइम बने रहने दो, जब तक वो कंपल्जन डील नहीं हो पा रहा तब तक आप हल्के कंपल्जन से डील करो। पेशेंट कहता है कि मेरे से टॉलरेट नहीं हो रहा, मेरे को ये कंपल्जन बहुत परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन मेरा बढ़ जाता है। तो कई बार पेशेंट बड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं, धैर्य खो देते हैं, जिस वजह से वो फोकस करते हैं कि नहीं, मेरे को मेन कंपल्जन ही दूर करना है जिससे मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, बाकी सब तो मैं जैसे तैसे मैनेज कर लेता हूँ। पर यहीं पर चूक हो जाती है कि जब हल्के कंपल्जन्स को आप मैनेज करना सीखते हो तो ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ताकत बढ़ती है, तभी आप मुश्किल कंपल्जन्स को हैंडल करना सीखते हो। तो थेरेपी के पूरे प्रोसेस में इस तरह से डिवाइड कर दिया जाता है, स्टेज बाय स्टेज चीज़ चलती है और पहले हल्की चीज़ हैंडल करके आप मुश्किल चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हो। और यही वो रीज़न है कि क्यों थेरेपिस्ट कई बार आपको कंपल्जन्स को बने रहने के लिए बोल सकते हैं, बने रहने दो, चलने दो बाकी के जो कंपल्जन है। थेरेपी बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और बहुत ही एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर होता है। मतलब आपको जो एक्सरसाइज दी जाएगी कंपल्जन दूर करने के लिए, उसमें कहा जाएगा कि पूरे दिन में कुछ टाइम के लिए आप ये एक्सरसाइज करो, थोड़े देर के लिए आप अपनी गंदगी या जो भी चीज़ है, ऑब्सेशन है, उसके साथ एक्सपोज करो। एक्सपोजर करके आपको जो एंग्जाइटी आएगी तब आप कंपल्जन करना बंद करो, तो ही आप सीख पाओगे कि ओसीडी को कैसे हैंडल करना है। तो दिन भर की सिचुएशंस तो काफ़ी रैंडम होती हैं, कभी भी किसी भी टाइम स्टिमुलस मिल सकता है और आपका ऑब्सेशन ट्रिगर हो सकता है। किसी भी टाइम आप अपने कंपल्जन में स्टक हो सकते हो, अटक सकते हो, स्पीड स्लो पड़ सकती है, अपने ऑब्सेशन कंपल्जन में लॉस्ट हो सकते हो, काम में स्लो हो जाते हो, काम लटक जाते हैं, प्रोकास्टिनेट करते हो, नींद खराब होती है, न जाने कितने काम आपके खराब होते हैं क्योंकि आप अटक जाते हो, इसलिए क्योंकि वो रैंडमली आपके माइंड में अचानक से स्टिमुलस मिलता है जिसकी वजह से आपका कंपल्जन हावी होता है। पर थेरेपी स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, थोड़े थोड़े टाइम के लिए थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। ऐसे में आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप कुछ टाइम के लिए तो अपने कंपल्जन प्रिवेंशन को लर्न करो, समझो कैसे करना है, बाकी टाइम चाहे आपके कंपल्जन्स आ रहे हो आप बने रहने दो। तो थेरेपी का तो पूरा प्रोसेस ही है जिसके अंदर आपको बोला जाता है कि हर वक्त हर समय आपको कंपल्जन्स प्रिवेंट नहीं करने। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप एक बार एक्सरसाइज करके थेरेपिस्ट के पास जाके अच्छे से ईआरपी सीख जाओ तो आप अपनी डे टू डे लाइफ में जब रैंडम स्टिमुलस भी आपको मिल रहे हैं तब भी आप उस ईआरपी को अप्लाई कर सकते हो और धीरे धीरे उसमें एक सक्सेस ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल छोड़ देना है, घर पे आपको बाकी किसी भी टाइम पर ईआरपी नहीं करनी है और सिर्फ आपको आधा एक घंटा एक्सरसाइज के टाइम पर ही करनी है। नहीं, आप अलग अलग टाइम पर कर सकते हो, पर फिर भी आपको बहुत से कंपल्जन्स को बने रहने देना होता है ताकि आप पहले ओसीडी के इलाज को समझो, उसके अंदर थोड़ी महारत हासिल करो और तब जब आपके अंदर वो कैपेसिटी, क्षमता, स्किल डेवलप हो जाए तभी आप उसको बाकी के अपने कंपल्जन्स पर ट्रांसफ़र करो उस लर्निंग को।
तो ऐसे में बोला यही जाता है कि कंपल्जन्स को बने रहने दो कुछ समय के लिए, जब तक कि आप पूरे सक्षम नहीं हो जाते उसे हैंडल करने में। तो ये तो एक कंडीशन रही जो कि थेरेपी का प्रोसीजर होता है। पूरी दुनिया में ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और पेशेंट से यही उम्मीद रहती है कि वो इस प्रोसीजर को समझें। अगर हड़बड़ी में रहेंगे, जल्दबाजी में रहेंगे, मुझसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये थेरेपी काम नहीं कर रही, वो नहीं कर रहा, इस इम्पेशेंस की वजह से ही उनका इलाज सफल नहीं होगा और वो हताश होंगे। अब एक दूसरा पहलू आता है कि और किस कंडीशन में कहा जाता है कि कंपल्जन्स को बने रहने दो। कुछ पेशेंट्स के अंदर ओसीडी को लेकर इंसाइट नहीं होती, जिसे हम कहते हैं पुअर इंसाइट वाले पेशेंट्स हैं। ऐसे पेशेंट्स ओसीडी की कंपल्जन्स को जस्टिफाई करते हैं। वो कहते हैं ऐसा करना ज़रूरी है, ऐसा हमें करना ही पड़ेगा, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें नहीं करना कंट्रोल। अगर कर भी लिया अगर कंपल्जन तो क्या चला गया। लाइफ में अगर हम इसी तरह से बने रह गए कि कंपल्जन करते रहें तो क्या गलत है भाई। जब ओसीडी जेनेटिक है, ओसीडी क्रोनिक है, जब इतने लंबे समय तक बनी ही रहती है तो करते रहेंगे कंपल्जन्स। या उनको ऐसा लगता है कि वो अगर गंदगी साफ़ कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो ज़रूरी है, क्योंकि उनके बिलीफ्स इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने ज़्यादा इररेशनल और स्ट्रांग बिलीफ्स होते हैं कि वो ज़रा सा भी टस से मस नहीं होना चाहते, ज़रा सा भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखना चाहते, ज़रा सा भी ये देख नहीं पाते कि उनके इस कंपल्जन या ऑब्सेशन में किस तरह की इररेशनैलिटी, इलॉजिकैलिटी वो अपने मन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उनको डॉक्टरों की भाषा समझनी ही नहीं है। डॉक्टर्स तो कुछ भी बोलते रहते हैं, इनको तो अपना काम धंधा करना है, या फिर इनको लगता ही नहीं कि डॉक्टर्स कुछ कर सकते हैं, या इसके लिए उनको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत है क्योंकि उनके अंदर इंसाइट नहीं है। तो इंसाइट ना होने की वजह से भी पेशेंट्स अपने कंपल्जन्स को दूर करने की मोटिवेशन नहीं रखते और उसे बने रहने देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये सही लगता है, उनका बिलीफ बहुत स्ट्रांग होता है कंपल्जन में। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे पुअर इंसाइट वाले पेशेंट्स डिल्यूजनल भी हो सकते हैं, उनके ऑब्सेशन में उनका काफ़ी हद तक डिल्यूजन देखा जा सकता है। तो वहीं एक दूसरे कैटेगरी के भी लोग होते हैं जो इसी तरह के इंसाइट इश्यूज से डील कर रहे होते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जिनमें या तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, या फिर वो समझते तो हैं अपने ओसीडी को, पर फिर भी वो उसे अपने लिए ज़रूरी मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वो कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ रिजॉल्व कर रहे हैं, कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वजह से वो कंपल्जन्स को जारी रखना ज़रूरी मानते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स होंगे, चाहे वो ओसीपीडी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो, मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, या बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, या एंग्शियस अवॉइडेंट, किसी भी टाइप के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कई बार ऐसा देखने में आ सकता है कि पेशेंट को अपने ऑब्सेशंस या कंपल्जन्स ज़रूरी लगते हैं, वो उन्हें जस्टिफाई करते हैं, उसको सही ठहराते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में अक्सर मजबूरन कंपल्जन को बने रहने देना होता है। हालांकि डॉक्टर्स उनको मोटिवेट करेंगे, उनकी थेरेपी करेंगे, फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट करेंगे, फैमिली थेरेपी होगी, किसी तरह से पेशेंट को समझाने की कोशिशें की जाएंगी। पर पेशेंट अगर समझना नहीं चाहता या अपने तरह से उनको कुछ सॉल्व करने की या सॉल्यूशंस ढूंढता है, तो ऐसे में थेरेपी सक्सेसफुल नहीं हो पाती, शुरू ही नहीं हो पाती थेरेपी, और पेशेंट्स के कंपल्जन्स बने रहते हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स तो वो हैं जो कि अडेप्ट कर चुके हैं अपने ओसीडी के साथ, और उनको ओसीडी के साथ जीना सही लगता है। पर क्या ऐसे लोगों के लिए यही कहा जाए ठीक है चल रहा है तो चलते रहने दो? नहीं, इलाज के लिए मोटिवेट करना या समझाना ज़रूरी है, और इन पेशेंट्स को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा ओसीडी को समझने के लिए। इनको काफ़ी हद तक अपने मन को टटोलना ज़रूरी है, और इनको कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी डॉक्टर या कोई फैमिली मेम्बर चाहिए जो कि इनका कॉन्फिडेंस जीत सके और ओसीडी के इलाज के लिए मोटिवेट कर सके। अब अगर ये पेशेंट्स किसी तरह से मोटिवेटेड हो जाएं थेरेपी के लिए, तो इनके थेरेपी का तरीका थोड़ा अलग होता है। थेरेपी में इन्हें ये तो नहीं कहा जाएगा कि आप अपने कंपल्जन्स करना बंद करो, कंपल्जन्स मत करो, कंपल्जन्स करोगे तो कैसे ओसीडी को दूर भगा पाओगे, ये बना रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस डिस्ट्रेस को, ओसीडी से आने वाला जो तनाव है, स्ट्रेस है, उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। वो किसी भी तरह से ऐसा कुछ सुनना नहीं चाहते जिसमें कि उनको कहा जाए कि आप ओसीडी को दूर भगाओ, क्योंकि ये अंदर से इतनी रेजिस्टेंस से भरे रहते हैं, ये बिल्कुल भी अपने ओसीडी के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते। इस वजह से ये थेरेपी भी कई बार छोड़ देते हैं, थेरेपिस्ट को जल्दी पसंद नहीं कर पाते। तो ये किसी भी तरह से सुनना नहीं चाहते कि इन्हें कहा जाए कि आप अपने कंपल्जन्स करना बंद करो। थोड़ा बहुत ये कोशिश कर भी लेंगे कई बार, क्योंकि समझते हैं ओसीडी है, थोड़े बहुत लोगों से कोऑपरेट कर लेते हैं, पर फिर भी ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड या विलिंग नहीं होते अपने ऑब्सेशंस या कंपल्जन्स को छोड़ने के लिए। तो ऐसे में इन्हें डायरेक्ट तौर पर टारगेट करके ये कहना कि ओसीडी दूर भगाना है, कंपल्जन्स दूर भगाने हैं, कंपल्जन्स में आपके नेगेटिव बिलीफ्स हैं, इररेशनल बिलीफ्स हैं, हटाओ इन्हें, चेंज करो, इस तरह की अप्रोच अक्सर इनके साथ काम नहीं आती। बजाय इसके इनको अपने कंपल्जन्स को अटेंड करना सिखाना पड़ता है, पर थोड़ा माइंडफुली।
क्योंकि माइंडफुलनेस एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप कंपल्जन अगर करते भी हो तो भी आप उसको आसानी से कर जाते हो, एंजाइटी कम रहती है, और अगर आपके कंपल्जन में आप कई बार उसे दोहराते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है। तो ओसीडी का जो डिस्ट्रेस है वो डिस्ट्रेस इस तरह से कम हो जाता है जब आप कंपल्जन्स को माइंडफुली परफॉर्म करना सीखते हो। मतलब इन्हें ये नहीं कहा कि आप हटाओ, इसे ख़त्म करो, वो कह रहा है मुझे तो ये करते रहना है, पर जब आप माइंडफुली इनको ये करना सिखाते हो और कहते हो कि कैसे जब आपको कंपल्जन करना है तो धीरे धीरे आराम से उसको नोटिस करो, ऑब्जर्व करो, देखो कि आप क्या कर रहे हो, क्या क्या आपने उस पूरी एक्टिविटी में किया, कैसे आपने हाथ धोए, कैसे आपके मन में विचार आया, आपने आराम आराम से हाथ धोए। क्योंकि माइंडफुली करने के लिए उनको कहा जाता है कि अपने कंपल्जन को धीरे धीरे करो, स्लो डाउन करो, आराम आराम से करो। क्योंकि जब आप धीरे धीरे कंपल्जन करते हो, आराम आराम से करते हो, माइंडफुल हो जाते हो, जिससे कि आपको माइंडफुल होने में मदद मिलती है। क्योंकि जब तक आप स्लो डाउन नहीं करोगे आपको माइंडफुली अपने कंपल्जन को करना आसान नहीं होगा। तो ऐसे में उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है क्योंकि वो पाते हैं कि माइंडफुल होकर वो धीरे धीरे अपने डिस्ट्रेस को दूर भगा पा रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल उल्टा तरीका है जहां हम कंपल्जन को करने से मना नहीं कर रहे, रोकने को नहीं कह रहे, जबकि उसे करने को ही बोल रहे हैं, बट माइंडफुली करने को बोल रहे हैं। तो ये दोनों तरह के पेशेंट जो पर्सनैलिटी की वजह से मोटिवेटेड है, कुछ ढूंढ रहे हैं अपने कंपल्जन्स में, और वो जो इंसाइट नहीं रखते अपने ओसीडी में, दोनों पेशेंट्स को अगर आराम आराम से अपने कंपल्जन्स को करने के लिए मोटिवेट किया जाए, सलाह दी जाए, सिखाया जाए, माइंडफुल होने के लिए बोला जाए, तो वो पाएंगे कि धीरे धीरे वक्त के साथ उनका जो अपने कंपल्जन में जो इंगेजमेंट है वो कम होता जा रहा है, धीरे धीरे उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। पहले वो 10, 20, 30, 40 बार करते थे कंपल्जन, स्टक हो जाते थे, कई घंटों तक एक ही जगह अटके रहते थे, अब वो धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होने लगे हैं और वो अपने उस कंपल्जन वाले टास्क से अपने को स्विच कर पाते हैं और दूसरी एक्टिविटी में अपना ध्यान खींच पाते हैं। क्योंकि ओसीडी के ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि जिस एक्टिविटी में आप स्टक हो गए हो वहाँ से आपको अपना ध्यान स्विच करने की कला आनी चाहिए। ये ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। जैसे कि आपने जेफरी शॉर्ट्स की 4R वाली टेक्निक के बारे में सुना होगा, जिसमें वो कहते हैं कि आपको ओसीडी को हैंडल करने के लिए पहले उसे रीलेबल करना है, फिर रीएट्रीब्यूट करना है। रीलेबलिंग मतलब अपने ऑब्सेशन को ऑब्सेशन का नाम देना शुरू करो। ये नहीं कि उसे आप वो मानो जो कि आपका ऑब्सेशन आपको कह रहा है। ऑब्सेशन कहता है कि हाथ धोना ज़रूरी है, आप हाथ धो रहे हो, तो आप कहोगे कि नहीं, ये मैं कंपल्जन कर रहा हूँ, हाथ धो रहा हूँ, और मेरे को ऑब्सेशन आ रहा है कि मैं गंदा हो गया हूँ। फिर आप रीएट्रीब्यूट करते हो, आप हर उस बिहेवियर को जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ओसीडी में, उसको लिए ओसीडी को ब्लेम करते हो, अपने को ब्लेम नहीं करते, अपनी किस्मत को, अपने कर्मों को ब्लेम नहीं करते, ओसीडी पर ब्लेम डालते हो। आप ये कहते हो कि ये तो ओसीडी करवा रहा है, ये तो ओसीडी मेरे को ऐसा बना रहा है, बट मैं ऐसा करना नहीं चाहता। फिर तीसरा स्टेप आता है रीफोकस, अपना ध्यान अब वहाँ से हटाना है। और चौथा स्टेप आता है रीवैल्यू, मतलब आप इवैल्यूएट करते हो कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं, कैसे मैं अच्छे से अपनी मदद कर पाया, कैसे नहीं। तो रीफोकस, अपना ध्यान वहाँ से हटा पाना, ये बहुत ही एसेंशियल स्टेप होता है किसी भी ओसीडी के ट्रीटमेंट का। क्योंकि आप बहुत देर तक उधर स्टक नहीं रह सकते, बहुत देर तक उधर अटके रहने से आपका ओसीडी बढ़ेगा। तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा जिससे कि आप वहाँ से इमीडिएटली अपना ध्यान हटा पाओ। और वो ध्यान ऐसे नहीं हटेगा कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे ऑब्सेशन नहीं करनी, कंपल्जन नहीं करनी, मुझे ध्यान हटाना है, ऐसे काम नहीं बनेगा। क्योंकि इसमें तो आप और ज़्यादा डिनाइल में चले जाओगे और ज़्यादा सख्ती करोगे खुद के साथ। इसीलिए हमें सख्ती नहीं करनी होती, हमें एक राइट माइंडसेट अपनाना होता है जिससे हम कन्विंस हो जाएं और फिर हम वहाँ से अपना ध्यान हटा पाते हैं। तो रीलेबलिंग और रीएट्रीब्यूशन आपको कन्विंस करेंगे कि ये क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, फिर आपके लिए रीफोकस करना आसान होगा। तो जब तक आपकी हायर कॉग्निटिव स्किल्स एक्टिवेट नहीं होती तब तक आप कन्विंस्ड नहीं होते ओसीडी को छोड़ने के लिए, और तब तक आप अपनी एंग्जाइटी जो ओसीडी में आ रही है उस पर काबू भी नहीं पा पाते। तो जब आप किसी पेशेंट को जिसमें इंसाइट नहीं है या जो पर्सनैलिटी से बहुत मोटिवेटेड है ओसीडी करने के लिए, ऐसे पेशेंट को ज़रूरी होगा कि वो माइंडफुल रहना सीखे अपने ओसीडी के दौरान। ऐसे में धीरे धीरे वो पाएंगे कि उनकी जो डिज़ायर है कंपल्जन करने की वो कम हो जाती है, क्योंकि इस माइंडफुल प्रोसेस में उनकी एंग्जाइटी कम होती है। और ओसीडी के ट्रीटमेंट का यही तो टारगेट है कि एंग्जाइटी कम हो जाए। कंपल्जन को छोड़कर, रोक कर, अगर आपको एंग्जाइटी कम करने में मुश्किल आ रही है तो बेटर यही है कि आप थोड़ा सा कंपल्जन कर लो, थोड़ा सा अपने को अलाउ करो, चाहे 1 बार करो, 2 बार करो, बट इतने माइंडफुल हो जाओ कि तीसरी चौथी बार करने की नीड ही ना आए। और यही होता है जब कोई बहुत ज़्यादा हैंड वॉशिंग या किसी भी तरह के चेकिंग का ओसीडी पेशेंट मुझे मिलता है, तो मैं यही कहता हूँ अगर आप 10 बार 15 बार कर रहे हो, आपको 3 या 4 बार तक उसे रिड्यूस करना है।
15 बार नहीं करना, 10 बार पे आ जाओ, 5 पे आ जाओ। इनिशियली तो ईआरपी की जाती है, जो टिपिकल तरीका है कि रोक दो, कम कर दो, लिमिटेड टाइम के लिए करो। पर जब पेशेंट के लिए करना मुश्किल है या एक लेवल पर आकर वो स्टक हो गया, 15 से 10 तक आ गया, 10 से 5 नहीं आ पा रहा, तो 5 बार तक लाने के लिए मैं कहूँगा कि अच्छा आप करते जाओ, थोड़ा करो, बट आप माइंडफुल हो जाओ। तो जहाँ आपको 10 मिनट लगते थे 10 बार करने में, अब आप 10 मिनट लो पर 5 बार करो। फ्रीक्वेंसी कम हो गई, टाइम उतना ही है, तो आप वो जो 5 बार करोगे पर उसे आराम आराम से करना पड़ेगा। तो इस दौरान आप पाओगे कि आपकी एंजाइटी कंट्रोल हो रही है और आप धीरे धीरे अपने ओसीडी पर कंट्रोल पा रहे हो। होगा क्या, हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते में आप पाओगे कि आपको 2 बार भी करने की महसूस नहीं हो रही नीड, 1 बार करके ही काम बन जाता है। इस तरह से अपने ओसीडी की एंजाइटी को कम करके माइंडफुलनेस की मदद से धीरे धीरे उस ओसीडी को दूर भगाते हैं, उसका डिस्ट्रेस और फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं। तो ये तरीका होगा जिससे कि हम पुअर इंसाइट वाले पेशेंट को हैंडल करेंगे। अब एक तीसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन जहाँ पर हमें ईआरपी का पूरा ग्रेजुअल प्रोसेस धीरे धीरे फॉलो करना है, जिसमें हम हल्की कंपल्जन को टैकल करेंगे, मुश्किल को पहले नहीं करेंगे, या थेरेपी की एक्सरसाइज में हैंडल करेंगे। पर बाकी के लाइफ में जब रैंडम स्टिमुलस आ रहे हैं वहाँ हम बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। ये नहीं सोचना कि अरे मैंने तो एक्सरसाइज भी कर ली, थेरेपिस्ट के क्लिनिक में कर लिया, बट मैं से घर पे तो हो नहीं पा रहा। इतना परेशान नहीं होना, एक्सेप्ट करना इस बात को। ठीक है, आप नहीं कर सकते हर बार कंपल्जन को प्रिवेंट, हर बार आप उसे नहीं रोक सकते। इतनी सख्ती नहीं करनी खुद के साथ कि मुझे तो कंपल्जन होनी नहीं चाहिए थी, कैसे हो गई, डॉक्टर ने कहा था, इतना समझाया था, फिर भी मेरे दिमाग में नहीं पड़ रहा, मुझसे नहीं हो रहा। नहीं तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, हताश हो जाओगे और छोड़ दोगे थेरेपी को अगर इस एटीट्यूड के साथ चलोगे। इसीलिए टेक्निक पर अड़े रहना है, टेक्निक को ढंग से अप्लाई करना है, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने का तरीका सीखना है। ये नहीं कि ये काम नहीं किया तो दूसरा, दूसरा काम नहीं किया तो तीसरे की तरफ बढ़ जाओ। इसीलिए आपका इलाज नहीं हो पाता, क्योंकि आप ट्रीटमेंट्स में भाग रहे हो। एक ही इलाज पर, एक ही टेक्निक पर अड़े रहना है, क्योंकि उसके पीछे की साइंस है, साइकोलॉजी है। अगर साइकोलॉजी समझोगे तो अपने हिसाब से मॉडिफाई करके सक्सेसफुली अपना इलाज कर पाओगे। तो दूसरा केस रहा पुअर इनसाइट या पर्सनैलिटी डोमिनेटेड वाले पेशेंट्स का। अब एक तीसरा केस है जहां पर पेशेंट को ओसीडी क्रोनिक नेचर का है, लंबे समय से जूझ रहे हैं, जानते हैं ओसीडी को कैसे हैंडल करना है, थेरेपिस्ट से भी मिल चुके हैं, बुक्स भी पढ़ चुके हैं ओसीडी को लेकर, यूट्यूब वीडियोस भी बहुत देखते हैं, हर तरह के डॉक्टर से, यूट्यूब के या अपने आसपास जो भी प्राइवेट गवर्नमेंट डॉक्टर है उससे भी मिल लिया, उसकी भी बातें सुन ली, घर वालों की भी सुन ली, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जानते हैं ओसीडी कैसे हैंडल करना है, ओसीडी की साइंस, साइकोलॉजी समझ ली, उसकी बायोलॉजी समझ ली, दवाइयाँ ले ली, कई तरह के प्रयास कर लिए, पर फिर भी ओसीडी जा नहीं रहा, ओसीडी से जूझना ही पड़ता है। कभी ना कभी ओसीडी के ऑब्सेशंस या कंपल्जन्स आ ही जाते हैं और थोड़ा बहुत ही सही पर ओसीडी को परफॉर्म करना पड़ता है। अब ऐसे पेशेंट्स के लिए ओसीडी को दूर भगाना एक लंबा प्रोसेस है। या तो ओसीडी जाएगा नहीं, या जाएगा तो लंबे टाइम में जाएगा। पर अगर इस तरह के ओसीडी को दूर भी भगाना है तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होगा कि हम अपनी हायर कॉग्निटिव स्किल्स, मेटा कॉग्निटिव स्किल्स को एक्टिवेट करें। मेटा कॉग्निशन मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारे मन के पैटर्न्स कैसे काम करते हैं इसके बारे में सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाना, अपने ऑब्सेशंस को, अपने जो भी कंपल्जन्स हैं, थॉट प्रोसेस हैं, उनको इस तरह से देखना, जांचना, समझना, ताकि हम उनसे बाहर आने के लिए खुद को मोटिवेट करें और उनकी एब्सर्डिटी को देख पाएँ कि ये जो मैं कर रहा हूँ, कंपल्जन कर रहा हूँ, ऑब्सेशन कर रहा हूँ, ये सब बकवास है, कुछ काम का नहीं है। आप जानते हो, आपको पता है ये सब फालतू है, पर फिर भी आप कर रहे हो। वो करने की जो इच्छा है, करने का जो एक इंस्टिंक्ट, एक अंदर से जो अर्ज आती है, उसे पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए आपको अपनी और ज़्यादा हायर कॉग्निटिव स्किल्स को एक्टिवेट करना होगा, मेटा कॉग्निटिव लेवल पर अपने को ट्रेन करना होगा। और इसके लिए आपको अपने कंपल्जन्स को धीरे धीरे आराम से परफॉर्म तो करना है। कर रहे हो, कोई और चारा नहीं है, तरीके देख लिए कर कुरा के, अलग अलग तरीके से सब समझ लिया, करना ही पड़ता है, मजबूर हैं, कंपेल्ड हो गए हैं कंपल्जन करने के लिए। तो जब कर ही रहे हैं तो उसके अंदर बस इतनी ही चीज़ बाकी रह गई है कि आप उसकी इर्रेशनैलिटी को, उसकी एब्सर्डिटी को पूरी तरह से छोड़ नहीं पा रहे। आपने होल्ड किया हुआ है ऑब्सेशन और कंपल्जन को। तो उसे छोड़ने के लिए आपको अपनी हायर कॉग्निटिव स्किल्स को एक्टिवेट करना होगा। मतलब आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसके ऊपर सही तरह के सवाल करने होंगे। अपने को कन्विंस करना होगा कि ये सब चीज़ें जो हैं ये बेकार हैं, व्यर्थ हैं, फालतू हैं और मैं इनमें समय ख़राब करता हूँ, इनसे मुझे कुछ हासिल नहीं होता, ये मैं क्यों, मेरे अंदर अर्ज आती है, क्यों मैंने किया, इसकी जगह मैं क्या कर लेता। ये जो सारे जो सवाल मन में आते हैं, जो कि आप कहोगे हम उठाते हैं, पर नहीं, आप मेटा कॉग्निटिव मैनर में अपने को ट्रेन नहीं कर रहे, यही फ़र्क है। तो जब आप अपने को ट्रेन करने लगते हो, इन पर रिफ्लेक्ट करने हुए,
जब आप कंपल्जन करते दौरान आप खुद पर रिफ्लेक्ट करते हो तो धीरे धीरे आप समझने लगते हो कि आपके साथ चल क्या रहा है, आप कहाँ फंस जाते हो, कैसे जकड़े जाते हो, कहाँ अटक जाते हो, क्या किया जा सकता था कि मैं इसे ना करता, क्या मुझे और चाहिए जिससे कि मैं इसको दूर भगा पाऊँ, कैसे मैं इसको करना छोड़ दूँ, कैसे मैं मान लूँ कि ये बिल्कुल एब्सर्ड है, बकवास है, बेकार है। जब आपके अंदर इस तरीके की इंटरनल एक थिंकिंग चलने लगती है तब आप धीरे धीरे कंपल्जन को करना छोड़ने लगते हो, क्योंकि तब आप कन्विंस होने लगते हो कि इसकी आपके जीवन में अब कोई आवश्यकता नहीं है। तो वक्त के साथ उम्र जैसे जैसे बीतती जाती है आपके लिए वो कंपल्जन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाता, उतना ज़रूरी नहीं रह जाता, वो बेकार हो जाता है, क्योंकि जवानी में, यंग एज में वो आपके लिए ज़रूरी था, आप इसीलिए उसे करते थे, मोटिवेशन थी। पर धीरे धीरे आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है और आप पाते हो कि अब आपके जीवन में ऐसा बहुत कुछ है जिसमें अब इस कंपल्जन और ऑब्सेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक अलग तरह का लेवल है, अलग तरह का एक मेथड है जिसमें कि आप थोड़े फिलोसफिकल भी होते हो, थोड़े गहरे ढंग से अपने ओसीडी पर सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हो और अपने को बार बार ये कहकर, बार बार ऐसा रियलाइज कराकर, सोच विचार के, अपने साथ सवाल खड़े करके अपने को मोटिवेट करते हो कि ये कंपल्जन में आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और ये आपके लिए व्यर्थ है। इस तरह से आप उसे ड्रॉप करते हो, छोड़ देते हो। मतलब क्या हुआ कि यहाँ आपको ये रियलाइजेशन लानी है कि ओसीडी को आपने पकड़ा हुआ है। ओसीडी में जो आपके ऑब्सेशंस, कंपल्जन्स हैं उन पर आपने अपनी पकड़ बना रखी है। ये एक सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ ड्रिवन, आपके अंदर से आया हुआ एक ड्राइव, एक मोटिवेशन है जो आपके ओसीडी को बनाए हुए है। हालांकि यहाँ पर वो सारे नियम सिद्धांत काम करेंगे कि ये आपकी गलती से नहीं है, ये आपके कर्मों की वजह से नहीं है, ब्रेन केमिस्ट्री का इशू हो सकता है, पुरानी लर्निंग है, पुरानी कंडीशनिंग है, वो सब जायज़ है। पर अब आप एक कॉन्शियस, एक हायर कॉन्शियस बीइंग की तरह एक्ट करते हो और आप अपने ऊपर जो नियंत्रण लाने की तरफ आगे बढ़ते हो। इसमें आपको अपने ओसीडी की एब्सर्डिटी को ड्रॉप करने के लिए अपने कॉन्शियस लेवल को इम्प्रूव करना होगा। तो हायर कॉन्शियस, हायर कॉग्निटिव या मेटा कॉग्निटिव एबिलिटीज़ और स्किल्स में ट्रेन हो जाना, उनको इम्प्रूव करना ये ज़रूरी होगा, जिससे कि आप क्रोनिक ओसीडी से धीरे धीरे अपना पीछा छुड़ा पाओ। आपको अपने ओसीडी पर एक गहरी पकड़ बनानी होगी, गहरी समझ रखनी है ओसीडी की। थेरेपिस्ट इसमें आपको हेल्प करेंगे, पर थेरेपिस्ट को मेटाकॉग्निटिव लेवल पर काम करना आना चाहिए। उसे ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये ओसीडी छूटता कैसे है। एक है तरीका जिसमें हम ओसीडी को क्योर कर रहे हैं, बीमारी है, क्योर कर रहे हैं, ईआरपी कर दिया। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि ओसीडी की जो पकड़ बनी हुई है उस पकड़ को छोड़ना है। ये लैंग्वेज ही अलग है, यहाँ एक अलग तरह की भाषा, एक अलग तरह की मानसिकता काम करेगी। यहाँ वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि किसी तरह से आपने जब क्रोनिक ओसीडी से डील कर रहे हो तो आप ओसीडी के साथ अडेप्ट कर चुके हो। उस अडेप्टेशन को आपको बदलना है, उस एडजस्टमेंट को आपको चेंज करना है। एक नए तरह की ज़िंदगी, एक नई तरह की सोच चाहिए जिसमें कि ओसीडी व्यर्थ हो जाए, निरर्थक साबित हो जाए, यूजलेस, नीडलेस, फालतू, बेकार, वियर्ड, अननेसेसरी साबित हो जाए। आपको पता है आपका ओसीडी फालतू है, पर अभी तक आपकी लाइफ की फ़िलॉसफी, आपकी सोच का ये हिस्सा नहीं बन पाई है ये रियलाइजेशन। ये ऐसे ही है जैसे कि हम जानते हैं कि हम सबके अंदर एक आत्मा है, आत्मा तो मुक्त होती है, आत्मज्ञान लेना चाहिए, मोक्ष लेना चाहिए, जानते हैं सब कुछ, पर ले तो नहीं रहे हैं, उस दिशा में आगे बढ़े तो नहीं है। वो थॉट प्रोसेस, वो हमारी जो सेल्फ इंक्वायरी है वो तो उस दिशा में नहीं चली है हमारी, जिससे कि हम आत्मज्ञानी हो जाएं, मोक्ष ले लें। पता है सब कुछ क्योंकि किताबों में पढ़ा है, सदियों से सुनते आए हैं, ऋषि मुनियों से, गुरुओं से सुना है, भागवत गीता में, पुराणों में और उपनिषदों में सब जगह लिखा है, पर वो आपका सच तो नहीं बना ना अभी। आपको तो वो साधना करनी पड़ेगी। यही चीज़ यहाँ पर भी काम करेगी कि पता तो सब कुछ है, ये फालतू है, ये है, वो है, ओसीडी है, डिसऑर्डर है, इलाज चाहिए, सब चाहिए, पर हो तो नहीं रहा ना। क्यों? क्योंकि अभी तक आपकी वो जो सेल्फ इंक्वायरी का जो पूरा मेथड है वो अभी इस तरह से ट्यून्ड नहीं है, जिससे कि आप धीरे धीरे ओसीडी से बाहर आ पाओ। और ये जो मैंने कहा हायर कॉग्निटिव स्किल्स, ये सभी तरह के पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है। पर कुछ पेशेंट्स का ईआरपी से काम चल जाएगा, कुछ पेशेंट्स का जिनमें पुअर इंसाइट है उनमें सिर्फ माइंडफुल होकर काम चल जाएगा, कुछ पेशेंट्स जिनमें थोड़ा पर्सनैलिटी इश्यूज़ भी होती हैं उनके लिए माइंडफुल भी होना ज़रूरी है, और साथ ही ये जो हायर कॉग्निटिव मैकेनिज्म्स ट्रिगर करना ये भी ज़रूरी है। तो कुछ पेशेंट्स को हम सिर्फ बिहेवियर थेरेपी से ठीक करते हैं, कुछ पेशेंट्स के लिए कॉग्निटिव थेरेपी चाहिए, तो कुछ पेशेंट्स को हमें मेटा कॉग्निटिव थेरेपी से ठीक करना पड़ता है, जिसमें माइंडफुलनेस की बहुत हेल्प मिली जाती है। तो माइंडफुलनेस, मेटाकॉग्निशन और जो भी हम कॉग्निटिव थेरेपी में करते हैं उन सब में हमारे को अपनी सोच को, रैशनैलिटी को, हायर थिंकिंग स्किल्स को एक्टिवेट करना ज़रूरी होता है। पुअर इंसाइट वाले पेशेंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माइंडफुलनेस की, क्योंकि वो आम जिंदगी में किसी थॉट से, किसी आइडिया, पर्सपेक्टिव से कन्विंस नहीं होगा, वो खुद भी नहीं मानेगा कि उसका ओसीडी गलत है,
इसलिए उसको केवल माइंडफुलनेस एक्सरसाइज ही उससे बाहर कर सकती है। कहीं ना कहीं तो उसका दिमाग जानता है ना कि उसका डिस्ट्रेस कम होना चाहिए, उसका तनाव, उसका जो इतनी चिंताएं हैं कम होनी चाहिए। उस चिंता से, उस तनाव से तो वो दूर हटना ही चाहता है। कहीं ना कहीं तो उसकी भी एक ह्यूमन अर्ज है जिससे कि वो जानता है कि उसको ओसीडी से बाहर आना है, पर वो कॉग्निटिव लेवल पर, विचारों में वो इतना कन्विंस्ड नहीं है, वो इस तरह की सोच समझ बना नहीं पा रहा। इसलिए उसके लिए हमें कुछ ऐसा डिज़ाइन करना पड़ेगा जिससे कि वो ऑटोमेटिकली उससे बाहर आए। और माइंडफुलनेस से बेहतर तरीका नहीं है जिससे कि हम ओसीडी की ऑटोमेटिसिटी को ब्रेक कर सकें। उसके जो रिपीटेटिव ऑटोमेटिक पैटर्न्स हैं उनसे बाहर निकलने के लिए माइंडफुलनेस से बेहतर कुछ नहीं है। इनफैक्ट ईआरपी करते दौरान भी माइंडफुलनेस कराना ज़रूरी होता है ताकि पेशेंट के लिए अपनी एंग्जाइटी को कम करना आसान हो और ईआरपी करना पॉसिबल हो पाए। क्योंकि ईआरपी अगर मुश्किल लगता है, एंग्जाइटी नहीं टॉलरेट हो पा रही, तो माइंडफुल होकर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज अप्लाई करके ईजी हो सकता है कंपल्जन को प्रिवेंट करना। तो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज आमतौर पर रिकमेंड की जाती है, सिखाई जाती है उस दौरान जब कोई पेशेंट ईआरपी कर रहा हो, एक्सरसाइज कर रहा हो। थेरेपिस्ट भी कराते हैं, घर पे भी करने को बोलते हैं। तो एक तो हम एंग्जाइटी को कम करने के लिए रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करेंगे, माइंडफुलनेस करेंगे, और साथ ही जब हमें ओसीडी को परमानेंटली दूर करना है तो उसके लिए हायर कॉग्निटिव स्किल्स को एक्टिवेट करना होगा। खासकर के जिन पेशेंट्स का ओसीडी प्योर ओ नेचर का होता है उनके लिए तो मेटाकॉग्निटिव या कॉग्निटिव थेरेपी और भी ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उन्हें खुद को कन्विंस करना होगा, अपने कॉन्शियस लेवल पर अपने विचारों को, बिलीव्स को टटोलना होगा ताकि वो अपने बिहेवियर को चेंज कर सकें, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकें। और इसके लिए आपको एक हायर लेवल कन्विक्शन चाहिए। सिर्फ डॉक्टर पर भरोसा काम नहीं करेगा, सिर्फ डॉक्टर की गाइडेंस और उसके गाइडेंस में किया जाने वाला ईआरपी आपको सिर्फ हेल्प नहीं करेगा, आपको अपने विचारों को भी टटोलना है। और ओसीडी पेशेंट तो वैसे ही बहुत डाउट करते हैं, तो उनको तो और भी ज़्यादा खुद के लिए कन्विक्शन चाहिए जिससे कि वो टेक्निक पर भरोसा करके खुद को ठीक कर सकें। तो ऐसे में पेशेंट्स के लिए ज़रूरी हो जाएगा कि वो अपने थॉट लेवल पर काम करें। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि कब किस कंडीशन में कंपल्जन करना सही होता है, या वो ज़रूरी होगा, कर लेना पड़ेगा, कर लो ठीक है, कर ही लिया क्या जाता है। ऐसी वाली सिचुएशन एक और होती है जब पेशेंट को अपने किसी व्यस्त बिजी लाइफस्टाइल में कंपल्जन की अर्ज हो, उसके पास टाइम ज़्यादा ना हो कंपल्जन करते रहने का। क्योंकि घर के माहौल में जब आप एक सेफ एनवायरनमेंट में होते हो तब आप बहुत ज़्यादा कंपल्जन करते हो, क्योंकि तब कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है। वहाँ पर आप चाहो, मतलब अपनी फ्री विल है, चाहो तो आप पूरा दिन लगा सकते हो कंपल्जन करने में। तो वहाँ पर एक व्यक्ति अक्सर जकड़ा रह जाता है और किसी कंपल्जन को कई बार परफॉर्म करता है और 2, 4, 6 घंटे भी वो कर सकता है। पर अगर आप किसी वर्क स्पेस में हो, किसी अपने जॉब करते हो या कहीं बिजनेस कर रहे हो या कहीं भी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल में हो, वहाँ पर आपके लिए कंपल्जन करना काफ़ी मुश्किल होता है। कुछ लोग तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्सेशन कंपल्जन की अर्ज फील ही नहीं करते, पर अगर ऐसी सिचुएशन में कई बार कंपल्जन की अर्ज आए तो वहाँ जल्दी से अपना कंपल्जन करके वहाँ से अपना ध्यान हटा लेना ज़रूरी होता है। तो ऐसे केस में रिकमेंड कर दिया जाएगा कि अच्छा, अगर आपको उस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में अगर कंपल्जन हो, आपका अर्ज हो, ऑब्सेशन आ जाए, स्टक हो जाए, तो वहाँ अपने मन में कुछ ऐसी इंटेंशन रखनी है कि मैं बस जल्द से जल्द इस कंपल्जन को करके बाहर आ जाऊँ। मतलब कंपल्जन तो कर रहे हो, कंपल्जन करना आपकी ज़रूरत है, नीड है, मजबूरी है, पर उस टाइम आप अपने को रीफोकसिंग वाली, वहाँ से अटेंशन शिफ्ट करने वाली एक्टिविटी में ज़्यादा ध्यान दिलाकर, ज़्यादा उसके लिए ट्रेन करके अपने को जल्दी कंपल्जन करके जल्दी वहाँ से हटाने की कला सीखते हो। तो ऐसे में आपको क्या चाहिए, आपको ध्यान रखना है कि अच्छा, मुझे ज़्यादा देर तक नहीं करनी, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी से इससे हटना है, यहाँ मैं स्टक ना हो जाऊँ, इसके लिए मैं जल्दी जल्दी परफॉर्म कर देता हूँ ताकि वहाँ से निकल लूँ, सिचुएशन से बाहर आ जाऊँ, जल्दी से अपने काम में लग जाऊँ, अपने ध्यान हटा लूँ। पर ध्यान हटाने के लिए आपको कंपल्जन कर देना पड़ेगा। तो ज़बरदस्ती डिस्ट्रैक्ट करना, कंपल्जन ना करना, ये आपको हेल्प नहीं करेगा। तो ऐसे केस में आपको कहा जा सकता है कि अच्छा, ऐसे ऐसे सिचुएशन में अगर कंपल्जन है तो अपने मन में ध्यान लाओ, ऐसे ऐसे माइंडफुल हो जाओ, थोड़ा सा जल्दी से कंपल्जन करो और निकलो उससे, ताकि आप अपने उस सिचुएशन में, एनवायरनमेंट में अडेप्टिव हो जाओ, अपने काम भी पूरे कर लो, अपना ध्यान किसी काम पे लगाना है ये भी आप कर लो, और साथ साथ आपका कंपल्जन भी हो जाए। तो उस सिचुएशन में आप कंपल्जन से फाइट नहीं करोगे, ओसीडी से लड़ोगे नहीं, संघर्ष नहीं करोगे। वो हो रहा है उसे होने तो दोगे, क्योंकि तब उस केस में आपके कंट्रोल में नहीं है। आ गया तो आ गया, ओसीडी बना हुआ है, धीरे धीरे जाएगा, एकदम से सारे कंपल्जन खत्म नहीं हो जाएंगे, एकदम से ऑब्सेसिव थॉट दिमाग से मिट नहीं जाएगी। तो आपको डील तो करना है, उससे जूझना तो है, पर क्यों ना इसको जल्दी फास्ट तरीके से करके एकदम से वहाँ से अपना ध्यान हटा लें और अपने काम भी हो जाए और कंपल्जन भी हो जाए।
इस स्ट्रेटजी को अप्लाई किया जा सकता है, इस एटीट्यूड को अपनाया जा सकता है। ओवरऑल आपकी अप्रोच यही है कि ओसीडी से बाहर आना है, पर अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग मानसिकता, अलग अलग जो स्टेज हैं ट्रीटमेंट के, वो सब डिमांड करते हैं कि आपको कंपल्जन थोड़ा बहुत तो अलाउ करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो कंपल्जन के साथ आपको जीना पड़ेगा। कुछ समय तक या लंबे समय तक भी आपको थोड़ा थोड़ा ही सही कंपल्जन करते रहना पड़ेगा, जिससे कि आप उस पर सख्ती ना बरतो, लड़ो ना, उसको क्योर करना है, दिमाग से निकालना है, इन सब चीज़ों के उधेड़-बुन में ना जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ओसीडी कम्प्लीटली क्योर नहीं होगा। कुछ डॉक्टर्स भ्रमित करते हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं कि 100% क्योर पॉसिबल है ओसीडी का। बहुत से लोग 100% क्योर नहीं कर पाएंगे अपने ओसीडी का, इसलिए उन्हें डील कैसे करना है, इसके साथ ज़िंदगी कैसे बितानी है, कैसे कंपल्जन्स के अलग अलग रूपों में, अलग अलग मैनिफेस्टेशंस में खुद को कैसे संभालना है, हैंडल करना है, ये सब सीखना पड़ता है। और यही सब मैं अपने चैनल पर बताता हूँ। कुछ लोग नाराज़ होते हैं, ओसीडी को क्रोनिक क्यों बोलते हो, ओसीडी को इनक्योरेबल क्यों बोलते हो। 10-20% पेशेंट ओसीडी से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं, 10-20% पेशेंट्स 100% क्योर कर सकते हैं, पर वो 10 या 20% उन 80-70 या जितने भी प्रतिशत पेशेंट्स हैं जिनमें अलग अलग लेवल का ओसीडी मिलेगा, उनके ऊपर ये 10 लोगों का जो एक्सपीरियंस है उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। ये नहीं कह सकते ये 10 लोग एग्जाम्पल हैं, सैम्पल हैं कि हम कह सकते हैं कि ओसीडी 100% क्योरेबल है। नहीं, बहुत से लोगों को ओसीडी से जूझना है, कंपल्जन्स करने हैं, क्रोनिक है ओसीडी, पर उससे डील करने का तरीका सीखना, उसके बोझ को, उसके स्ट्रेस को कम कर देना और धीरे धीरे ग्रेजुअली उससे बाहर आना, मतलब सालों लग सकते हैं आपको ओसीडी से बाहर आने में। इस तरह की यात्रा पर अगर आप एक नर्म ढंग से, नर्म तरीके से चलने लगते हो तो आप ओसीडी को कंट्रोल भी करते हो, लाइफ के सारे एरियाज में आप अच्छा परफॉर्म करते हो और धीरे धीरे आप पाते हो कि ओसीडी का स्ट्रेस, तनाव कम हुआ, ओसीडी से आपका जो स्ट्रगल है वो थोड़ी ईजी हुई और ऐसे में आप एक एक्सेप्टेंस वाला रवैया अपनाकर लंबे समय में ही सही पर ओसीडी से बाहर आ सकते हो, या उसकी ज़रूरत आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगी, या इस लेवल पर पहुंच जाओगे जब ओसीडी के रहते हुए भी आप लाइफ में बहुत कुछ कर चुके होगे तो लगेगा ओसीडी था तो क्या बड़ी बात हो गई, ओसीडी से तो हमने डील कर लिया, एक समय में बहुत मुश्किल होता था पर धीरे धीरे हमने ओसीडी को डील करना आसान बना दिया। इस एटीट्यूड से चलेंगे तो ओसीडी के साथ आपकी एक यात्रा जो है वो सुगम होगी, अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह की जानकारी आगे की वीडियोज़ में दूंगा। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।